वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी टेस्ट नंबर 274 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे बताइए। कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के, या फिर वेगी के चालुक्यों के। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो दक्कन के राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। देखिए, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। क्या था वेट्टी? कर था, ये तो पता ही है, चारों ऑप्शन में टैक्स है ये। कैसा कर था? क्या स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट दिया जाता था? क्या उत्पादन के हिस्से के रूप में लिया जाता था? या फिर कोई जबरन कर था जो श्रम के रूप में लिया जाता था, या नगद राशि के रूप में वसूल किया जाता था? क्या था वेट्टी चोल काल में? देखिए, चोल काल में वेट्टी एक कर था जो जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाता था या लिया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले टैक्स के लिए किया जाता था, कर के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलोरा की गुफाएं जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखा गया है। नरसिंह का मतलब क्या है? पुरुष और सिंह दोनों के रूप में। ये किस काल की कृति है और इसके संदर्भ में कौन सा जो है वो गलत है? देखिए, एलोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट ये है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ कुल जो हैं वो 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 जैन गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 बौद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। कोई एक गलत है, इनमें कौन सा गलत है? देखिए, इन मंदिरों या गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने के शासकों ने कराया था, करेक्ट है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये भी करेक्ट है। ये गुफाएं धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं, ये भी सही है। देखिए, 34 गुफाएं हैं, इतना करेक्ट है। 17 हिंदू गुफाएं, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो 12 हैं ना, वो बौद्ध गुफाएं हैं और जो 5 हैं वो जैन गुफाएं हैं। इसलिए आपको ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है। 34 गुफाएं हैं टोटल, जो 12 हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं और जो 5 है वो जैन गुफाएं हैं, इसलिए गलत है ये वाला, सी गलत है। तो एलोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये टोटल 34 हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद आती है 12 बौद्ध और फिर अंत में सबसे कम जो है वो जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? ये प्रश्न कई बार हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो चोल साम्राज्य नहीं है, दक्षिण भारत के राजा नहीं है, दक्कन के राजा नहीं है, यह है कश्मीर के राजाओं का इतिहास, ऑप्शन नंबर ए है। तो कलहण द्वारा रचित राजतरंगिनी एक बृहद संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुर्जर प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए और पाल शासक, इनके बीच चलने वाली जो लंबी लड़ाई है उसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है इन तीरों के द्वारा जो लड़ाई हुई थी। अब वो सदियों तक चली थी, क्यों चली थी भाई? वो कलिंग पर नियंत्रण करने के लिए क्या, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए क्या, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए, या फिर कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए? क्यों लड़े ये तीनों, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल? देखिए, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़े थे, जिसको बोला गया त्रिपक्षीय संघर्ष, और लंबे समय तक चला था ये। तो 3 राजवंशों कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक संघर्ष करते रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्रों में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। इसलिए लड़े ये तीनों, कौन कौन? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान नाम क्या है? महमूद गजनी।
अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया, किसको लाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी को लाया था। तो देखिए, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा और अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका नाम पूछ लिया जाता है मैच द वर्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल किसके सामंत थे? बताइए। चोल थे पल्लवों के सामंत। किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे चोल। कुछ देखिए, चोल जो है वो पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में सही नहीं है। यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी नदी है या फिर पश्चिमी है? पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है? पूर्वी है, करेक्ट है। कावेरी नदी ही है ना, कावेरी है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राज ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। अब ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, सबको पता है कि इन दोनों में से ही एक जो है वो इनकरेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने नहीं करवाया था, गलत है, राज ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो तमिलनाडु का पूर्वी तट है, नदी है कावेरी के उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र में तंजौर नामक शहर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण कराया राज ने और यह जो मंदिर है भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। तो इसमें 3-4 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला तो तंजौर में, तंजौर सभी को पता होगा, तमिलनाडु, नाम है बृहदेश्वर मंदिर और इसके नदी जो है आसपास की कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका निर्माण किसने कराया? राज ने कराया और भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परातंग प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगईकोंड चोलपुरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी और उसने दक्षिण कौशल, बंगाल और गंगाई क्षेत्रों को विजित करने के उपलक्ष्य में ये गंगईकोंड की उपाधि जो है वो धारण की थी। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्र को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने जो है वो गंगईकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम मतलब गंगा विजय चोल का नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है और उत्तर मेरु अभिलेख कर्नाटक में अवस्थित है। तो ये प्रश्न तो हो चुका है ना, देखा जाए तो एक थर्ड स्टेटमेंट इसमें बढ़ा हुआ है। तो अभी तो बताया कर्नाटक में थोड़ी है, तो तमिलनाडु में है ना। तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है थर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए, चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परातंग प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है।
तो चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अब ऐसा स्टेटमेंट तो गलत होता नहीं है, 95% करेक्ट ही हो जाते हैं। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था, ये भी करेक्ट हो गया। और चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, करेक्ट है। तो तीनों के तीनों करेक्ट एंड डी हो जाएगा इसका आंसर। तो तीनों कथन सत्य हैं। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं के उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। तो कांस्य की है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था और गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। जो नाडू है ना, नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो नाडू करते थे या उर करते थे? देखिए नाडू ही करेगा ना, उर तो बस्तियाँ हो गई किसानों की, तो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट तीनों। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए चोल काल के संबंध में उपरोक्त तीनों है ना, तीन है, दो हैं, तीनों कथन सत्य हैं। सॉरी फॉर दिस, तीनों। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था और जो कि उर क्या करती थी, सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, तथा इस काल में गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था और जो नाडू थे ना, नाडू या न्याय करने और कर वसूल जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। है क्या ये? वेलन वगाई, वेलन वगाई के सामने लिखा है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मादय के सामने लिखा है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और परिचंदम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और देवदान जैन धर्म को दान दी गई भूमि। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे देवदान और ब्रह्मादय और साला भोग। ये साला भोग पीसीएस में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है साला भोग, और करेक्ट भी है साला भोग। यहाँ पर विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को साला भोग कहा जाता था। और ब्रह्मादय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी करेक्ट है। बेलन बगाई, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो तीनों ऊपर के करेक्ट हो गए। अब जो देवदान है वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, तो गलत है ये वाला, और गलत है चौथा भी। पलिचंदम, पल्लीचंदम जो है वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। तो ये तीन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, और देवदान हो गया मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो इंटरचेंज करके करेक्ट होगा, फिलहाल ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, तो 4 और 5 गलत हो गया यहाँ पर, डी। तो युग्म 4 और 5 सुमेलित नहीं है, क्योंकि पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे, तथा देवदान हो गया और तिरुन मट्टुक्कानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। तो ये यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, इस तरह के प्रश्न सुमेल करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो 13 प्रश्न ऐड थे इसमें, नए राज और राजा उनके। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये टेस्ट तो आपको पता चल गया होगा, हिस्ट्री का टेस्ट था ये, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद।